सतह के नीचे जो भी तरल पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा। बस दिमाग में रखो, वही है लावा, वही है मैग्मा। जब वो सतह के नीचे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही वो सतह से बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं? लावा बोलने लगते हैं। बस केवल लावा और मैग्मा में कुछ ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैस निकलती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हरीश एकेडमी में। पिछला वीडियो अपना चट्टानों से संबंधित था। अब उसके बाद आगे आज का टॉपिक है अपना ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी को समझने से पहले कुछ अपन को जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इनको समझने की बेहद जरूरत है। वैसे देखो, ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कहीं ना कहीं पूरा ज्वालामुखी का जो अपना पीछे के यदि इतिहास, ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित जो भी जानकारी आपको आगे और अच्छी डिटेल में समझ में आएगी, उसके कारण आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत समझना पड़ेगा। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हेस्कम ने नाम लिखा है, उसी मैकेंजी पार्कर और बहुत सारे भूगर्भ शास्त्र या जो भी ये ज्योग्राफी के जानकार जिन्होंने ये जानकारी दी कि जो पूरा अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप हैं वो पूरे के पूरे महाद्वीप खिसक रहे हैं। आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा और जाना होगा कि जैसे ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन सब चीजों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, पैंथालसा, ठीक है। तो उसी के बाद से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, कि जितने भी ये महाद्वीप हैं, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ पर पूरा एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जितने भी महाद्वीप हैं पूरे गतिशील हैं, मतलब पूरा महाद्वीप खिसक रहे हैं और इन्हीं से ज्वालामुखी की भी उत्पत्ति होती है। इसी सिद्धांत के तहत अपन ये भी समझ सकते हैं कि जो पर्वत बने हुए हैं तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टियां भी समझ सकते हैं कि इसी सिद्धांत के तहत जो जहां कहां पर काली मिट्टी है, कहां पर जलोढ़ मिट्टी है, यही सिद्धांत के इसको अच्छे से यदि समझ लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस तरीके की मिट्टी पाई जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये 3 प्रकार की प्लेटें बताई गई, एक अपसारी प्लेट, एक अभिसारी प्लेट और एक संरक्षित प्लेट। कितनी प्लेट है? 3 प्लेट है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित। अलग अलग नाम आपको मिलेंगे, विनाशात्मक भी मिलेगा कि विनाशात्मक प्लेट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम आपको किताबों में मिलेंगे, लेकिन आप अपन को अभी समझना है केवल ये 3 नाम, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपने एक कहानी सुनी होगी कि जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया के भी ऊपरी क्षेत्र की यहाँ की बात करें, जो ये यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के क्षेत्र तक अपना हिमालय पर्वत है। आपने सुना होगा कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पर कुछ ये हिमालय नहीं था, यहाँ एक सागर था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर था। और उसी से पर्वत का निर्माण हुआ, वलित पर्वत अपना जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। अब ये सिद्धांत, जो ये टेथिस सागर था, वलित पर्वत का निर्माण हुआ, इसको समझने के पीछे आपको ये टेक्टोनिक सिद्धांत ही आपको ये क्लियर कर देगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हिमालय की लंबाई पहले 88-48, फिर 88-50, फिर अभी कभी कभी 88-51, ठीक है, 8851 भी आने लगी है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है, ये सब टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत है। देखो क्या हुआ कि एरियस ने बताया कि 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, मुख्य रूप से यदि बांटा जाए अपसारी, अभिसारी और संरक्षित, ठीक है। उन प्लेटों में से ये क्षेत्र जो है, तो ये जो अलग अलग ये जो क्षेत्र है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरेशिया, इसको पूरा बोल देते हैं यूरेशिया, ये अमेरिका महाद्वीप। उसने ये बताया कि सबसे पहले ये अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप आपस में जुड़े थे। इनकी संरचना से भी आप समझ सकते हो, ताप दाब और खनिज संसाधन से भी आप समझ सकते हो। देखिए, ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो यहाँ से इस तरीके से कर्व बना हुआ है पूरा, और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये यदि इसको आप सेट करोगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ आप अफ्रीका में देख सकते हो कि ये क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचाई पर है और इसको यहाँ सेट करोगे तो ये पूरा यहाँ सेट हो जाएगा। यहाँ एक इस तरीके की एक द्वीप भी है, एक देश का नाम आपने पढ़ा होगा द्वीप का, मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। ये भी इससे इंडिया से अलग हुआ है। श्रीलंका का जो इतना सा श्रीलंका का क्षेत्र है उसी के बगल में मेडागास्कर, फिर ये अफ्रीका, ये सब यहाँ कर्व बना हुआ है, तो ये सब यहाँ जुड़े हुए थे।
इन्होंने ये कहा कि समय काल परिस्थिति के अनुसार रासायनिक परिवर्तन और ये इन सब चीज़ों के अनुसार ये सब प्लेटें क्या है, धीरे धीरे खिसकी, ये पूरा गतिमान होता गया और ये सब अलग होता गया। और उन्होंने सिद्धांत ये दिया कि मान लो कि जैसे यहाँ पर कोयले की खदान है या हीरे की खदान है, ठीक है, तो यहाँ पर संरचना है, जो यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज उनको यहाँ पर भी वही तत्व खनिज मिले। ऐसे ही उन्होंने यहाँ उत्तरी अमेरिका में बताया कि यहाँ पर जो भी संरचना, जो भी खनिज तत्व या खदानें हैं, उनके कुछ पार्ट आपके यूरेशिया के क्षेत्र में भी मिले। तो ये सिद्धांत है टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही ताप दाब का सिद्धांत भी दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि जो प्लेटें हैं, 3 प्रकार की प्लेटें, अपसारी संरक्षित। देखो उन्होंने कहा कि कुछ प्लेटें या कुछ महाद्वीप ऊपर की ओर ऐसे उत्तर की ओर गति कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर खिसक रहे हैं। और यहाँ पर जो बड़ी प्लेट है, एक यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो इसको बिल्कुल आसान है, बहुत टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा है, धीरे धीरे समझोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया कि ये जो गतिशील है, तो कुछ प्लेटें यहाँ से दक्षिण से ऊपर मतलब उत्तर की ओर खिसक रही हैं, ऐसे आगे की ओर प्रवाह हो रही है, ठीक है। कुछ क्या हो रही है कि जैसे यहाँ पर कोई एक महाद्वीप है और एक यहाँ पर महाद्वीप है, तो ये दोनों दूर होते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं? और दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ उन्होंने बताया, और एक और सिद्धांत जो दिया उसमें कहा कि जो कुछ प्लेटें हैं वो आपस में इस तरीके से विखंडित हो रही हैं। देखो अब क्या है, जब ये इस तरीके से जा करके और इसमें टकराती है, तो उस प्लेट को बोलते हैं अभिसारी प्लेट। कौन सी प्लेट? अभिसारी प्लेट। जब ये प्रसार इसका होता है, मतलब जब दूर जाती है, तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट। जब इनका क्या होता है, आपस में प्रसार होता है, ऐसे दूर दूर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट। संरक्षित प्लेटें क्या कराती हैं कि दूर दूर नहीं होती, ये ऐसे ऊपर गति कर रही है और इसके समांतर जो भी प्लेट है वो भी गति कर रही है साथ में, उसको बोलते हैं संरक्षित प्लेट। अब देखो बात समझना क्या है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल टफ नहीं है। 3 प्रकार की प्लेटें हैं। अपसारी प्लेटें मतलब मान लो ये अमेरिका और ये यूरेशिया का क्षेत्र, ये ऐसे फैल रहा है, ये इस तरीके से ऐसे गति कर रहा है, तो मतलब ये क्या अपसारी प्लेट हो गई। इसमें कौन सी प्लेट पाई जाती है इनके बीच में? अपसारी प्लेट। फिर आप ये समझो कि ये अपना हो गया यहाँ पर भारत या इंडो बर्मा प्लेट हो गई नीचे, ऊपर यूरेशिया प्लेट। इंडो बर्मा प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो ये हो गई अभिसारी, को किससे जाके टकराएगी? तो अभिसारी, भा वाला अभिसारी प्लेट हो गई। अब आप ये समझो कि ये अमेरिका का क्षेत्र है ये पूरा, और ये यूरेशिया का क्षेत्र है पूरा। तो यहाँ और जो इस साइड रहेगा, आप लोग मैप समझ रहे हो, जो इस साइड रहेगा ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये आपस में समानांतर ऐसे चल रहे हैं, ये हो गई संरक्षित प्लेट। अब देखो यहाँ का ज्वालामुखी से क्या लेना देना है, अब उसके बारे में इसी प्लेटों के माध्यम समझते हैं। देखो क्या है कि मान लो कि ये जो क्षेत्र है, इसके ऊपरी हिस्से में ये यूरेशिया प्लेट है पूरी, ऐसा हुआ है। यहाँ क्या था, इस क्षेत्र में था टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर। ये इंडिया का क्षेत्र और नीचे था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे गति करते करते ऊपर पहुंचे। ये जो गोंडवाना लैंड अपना है दक्षिण का क्षेत्र, ये ऐसे धीरे धीरे गति करते हुए कहाँ पहुंचा? ऊपर की ओर पहुंचा। और यहाँ पर क्या था? सागर था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ प्लेट है, ये तो बड़ी प्लेट है, तो ये बिल्कुल स्थायी रहेगी और ये इस तरीके से गई ऊपर। यहाँ क्या है? सागर है। जैसे ही इससे टकराई तो जो पूरा टेथिस सागर का जो मलबा था वो क्या होगा? ऊपर आएगा। जैसे अब मैं ये स्केच को ऐसे लिए हूँ, अब इसको बीच में पर मैं ऐसे दबाऊंगा इस तरीके से, तो ये कैसे ऐसे ऊपर उठ करके इस तरीके से ऊपर उठेगा, ठीक है। तो जब इसमें जितना भी इसका मलबा था वो ऐसे इस तरीके से ऊपर उठ करके और इस तरीके से बहने लगा, और ये यहाँ तक पूरी प्लेट पहुंच गई यूरेशियाई प्लेट के संपर्क में। अब धीरे धीरे जब मलबा इस तरीके से हुआ, अब ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ठोस हो गया और एक क्या बन गया? एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसको अपन वलय पर्वत कहते हैं। अब आप ये बताओ कि जो सागर यहाँ से इस तरीके का सागर था और ये प्लेट ऐसे ऊपर गई और ये ऐसे ऐसे करके जो मलबा उसका बहा, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये ऐसे फैलेगा, ऐसे इस एरिया में पहले एक शिखर बन जाएगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा। तो ये जो क्षेत्र बना इसको बोलते हैं, ये कौन सा मैदान है? दोआब मैदान। ये यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है, तो ये दोआब क्षेत्र हो गया। अब ये बताओ, ये सागर का एक टेथिस सागर है, उसका मलबा है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ होगी। यहाँ की जल की मात्रा कैसी होगी?
सबसे अधिक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर यदि हम बोरिंग करते हैं या पानी की जो सुविधा है, नलकूप सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। मतलब सबसे अधिक मात्रा में नलकूप जो है यही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही कैसे बना हुआ है, पूरा मलबा से बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आया कि ये प्लेट जो है तो ये ऊपर खिसकी, यहाँ टेथस सागर था, दबाव हुआ, पूरा मलबा ऊपर गया। जैसे मलबा ऊपर गया और ठंड मतलब उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही कठोर हुआ और एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एवरेस्ट पर्वत या माउंट एवरेस्ट बना, अपना हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। देखो, मैं ये समझाना चाहता था कि अब इसी तरीके से क्या होता यदि यहाँ पर ये टेथस सागर ना होता। ठीक है, अब ये प्लेट तो ऊपर की ओर जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये प्लेट नीचे की ओर। अब जब क्या होता है, जब दो प्लेटें रहती है, एक प्लेट ऐसे, प्लेट मतलब मेरा महासागर, ये महाद्वीप से ही है। ठीक है, कितनी 6 प्रकार की मुख्य रूप से प्लेटें बताई गई हैं। एक हो गई यूरेशिया प्लेट, यानी यूरोप और एशिया का क्षेत्र, इंडो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ये अफ्रीकन प्लेट, ये पूरा अफ्रीका क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये अलग अलग प्लेटें हो गई, ये अलग हो गई। तो मेरा प्लेटों का कहने का मतलब मैं महाद्वीपों की बात कर रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ सागर नहीं होता, पूरा क्षेत्र कैसे होता, पूरा ठोस होता, यानी पूरा जैसे यहाँ पर है उसी तरीके से होता। अब ये गति करता अंदर की ओर, जैसी गति करता तो क्या होता, यहाँ पर भी चट्टाने रहती, यहाँ पर भी चट्टाने। अब जब इनका टकराव होता तो जो कमजोर चट्टान होती वो इसके नीचे हो जाती और मजबूत चट्टान ऊपर हो जाती। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने कहा कमजोर, जैसे ये मजबूत चट्टान है, अब ये यहाँ चट्टान गई, ये इसके नीचे हो गई, ये इसके नीचे हो गई। नीचे होने के बाद क्या होती, ये क्षेत्र कैसा होता, अब नीचे आपको पता है कि प्रति 32 किलोमीटर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे ये नीचे जाती तो यहाँ क्या होता, ये गर्म क्षेत्र होता। गर्म क्षेत्र होने के बाद क्या होता, यहीं पर क्या हो जाता कि विस्फोट होता, तो ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता, कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। मतलब मेरा सेंस है, एक ये सिद्धांत भी है जिसके तहत अपन ज्वालामुखी का क्षेत्र कह सकते हैं। मेरे ये समझाने का मतलब इसलिए था क्योंकि आपने ये सुना होगा कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, पूरा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कौन कौन सा है। देखो, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र बता रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र, ये बेल्ट जो है पूरा, ये हो गया यहाँ, और ये पूरा यहाँ से भी यदि देखा जाए यूरेशिया से, तो ये पूरा यहाँ, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी विस्फोट ज्वालामुखियों का सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ स्टॉर्म वैली है, ज्वालामुखी कौन सा है, स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी है। तो अभी क्यों है, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ अलग है, यहाँ टकराव का नहीं, यहाँ भी हुआ। अब देखो, अब सारी प्लेट का क्या है कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र पहले जैसे जुड़ा हुआ था, अब ये क्या होने लगा, ये इस तरीके से फैलने लगा है, इस तरीके दूर होने लगा। मतलब जो अटलांटिक महासागर है अपना, इसका विस्तार हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र क्या है, अपसारी प्लेटों की, जब भी इसका विस्तार होता है तो इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं कि ये अपसारी प्लेट का क्षेत्र है। ठीक है, ये ऐसे फैल रहा है और वो हिस्सा इस तरीके से जुड़ता चला जा रहा है। ऐसे ही प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ये यूरेशिया यहाँ से ऐसे और ये अमेरिका यहाँ से ऐसे, ये क्या है, जुड़ता जा रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट। बात समझ में आई। अब जैसे ये क्षेत्र है अपना, अमेरिका वाला क्षेत्र है और ये यूरेशिया वाला क्षेत्र, तो ये दोनों समांतर है, तो यहाँ पर इस तरीके से गति होती है, ऐसे गति होती है, तो इस क्षेत्र को बोल देते हैं, कौन सी प्लेट है, ये है संरक्षित प्लेट। कौन सी प्लेट, संरक्षित प्लेट। अब देखो, सीधी सीधी बात है, मैंने आपको ये शॉर्टकट में बिल्कुल सिंपल सी बातें समझाई। आप लोगों ने जैसी किताब में इसको एक बार भी पढ़ा होगा, तो एक चीज आप अंदाजा इससे लगा लीजिए कि जब इनका विस्तार होता है तो मतलब जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी होने की संभावनाएं सबसे कम होंगी। किस क्षेत्र में, अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये क्या है, ऐसे फैल रहा है, प्लेटें टकरा तो रही नहीं है, तो यहाँ विस्तार कम होगा। ये क्षेत्र ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर भी क्या है, यूरेशिया प्लेट है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा हो सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा है। जब ये ऐसे हो रहा है और यहाँ पहुंच रहा है, तो इस क्षेत्र में पूरे प्रशांत महासागर में द्वीपें हैं आपस में, ये इस तरीके से ये फैल रहा है, तो वहां टकराव होगा, तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है, ज्वालामुखियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जैसे मोना लोआ, यहाँ पर ये हवाई द्वीप, यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पाया जाएगा। अब देखो,
मेरा ये शुरुआत से ही समझाने का मोटो ये था कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि जो अभी आप ज्वालामुखी के बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसका एक क्षेत्र क्या है। ज्वालामुखी नीचे से, कल वाली वीडियो मैंने बताया कि ताप दाब रासायनिक परिवर्तन के तहत ज्वालामुखी कैसे आते हैं, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ के बारे में संपूर्ण चर्चा की। आज मेन चीज अपन महाद्वीपों के बारे में पढ़ना चाहते थे, इस कारण से पूरा महाद्वीपों के बारे में बताया जाए आपको कि यहां से किस तरीके का क्षेत्र। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कोई सभी ज्वालामुखी का नाम दे दे, अब इस क्षेत्र का कोई द्वीप या ग्रीनलैंड कुछ ऐसा नाम दे दे, अब आपको पता होगा, खूब अपने रट्टा मार रखे कि यहाँ पर ज्वालामुखी है। अब बचे क्या कि ग्रीनलैंड का है, तो आपको ये हो जाएगा कि ये क्षेत्र क्या है, ऐसा फैल रहा है, तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ ज्वालामुखी ऐसे पाए जाएंगे। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के, इस क्षेत्र के कोई भी नाम आ रहे हैं, कोई भी द्वीपों का नाम कुछ भी है, तो संभावना है सबसे ज्यादा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप अपना एक बैरन, यहाँ बैरन करके जो है बैरन द्वीप है, वहां पर अपना सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र। तो मतलब ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में हो जाए कि ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ हो सकता है, कौन सा पर्वत ज्वालामुखी से बना होगा, ये सब चीजों की जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। अब चलिए, ये यहाँ तक प्लेटों की बात हो गई। अब आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ये चीजें क्लियर हो जाए होंगी। इनका बहुत डिटेल है, इनको पढ़ाने के लिए पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यदि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आपके वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इतना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, बस एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीजें बताई गई हैं। अब देखिए इसके बाद अब अपन आते हैं मुख्य रूप से टॉपिक जो अपना ज्वालामुखी है। देखो ज्वालामुखी में क्या है कि अब ज्वालामुखी से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और जितने भी ज्वालामुखी पर्वत है उनका पूरा मैप बना करके आपको ज्वालामुखियों के एक एक करके नाम बताए जाएंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज्वालामुखी आ सकते हैं। देखो ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी क्या है कि एक ऐसा छिद्र या दरार जहां से क्या होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित तप्त गैस या तरल लावा, ठीक है, राख, जलवाष्प इत्यादि चीजें निकलती हैं, उस क्षेत्र को क्या या उस अन्य पदार्थ आदि का निर्गमन होता है, तो वही उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी बोल देते हैं। मतलब सिंपल सी परिभाषा है इसकी, कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं। ये मान लो ये एक सतह है, बात वहीं से चालू होगी। ये आपकी पृथ्वी की सतह, ये क्षेत्र आपका हो गया मैग्मा, या मैग्मा बोल रहा हूं, मेंटल हो गया, और ये हो गई आंतरिक संरचना में क्रूड या क्रूर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए यहीं से ज्वालामुखी अपन देखते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। देखो अब क्या है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होगा, एक तो प्लेटों के सहारे जो बताया, दूसरी चीज अपन वही मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो खनिज तत्व तो बहुत सारे मात्रा पे यहाँ पर भरे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, ताप दाब का प्रभाव पड़ा, या प्लेटों के सहारे आए और यहाँ पर वाष्प भाप बनी एक, ठीक है। अब वो क्या है कि यहाँ से अब ये धीरे धीरे यहाँ पहुंचा, सतह के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा, सतह के पास पहुंचा। सतह के पास पहुंचने के बाद ये क्या है, इतनी तीव्र गति की वाष्प थी कि ये सतह को इसने विस्फोट करके और कहाँ पहुंच गया, ये बाहर निकल गया। तो जैसे ही ये बाहर निकला तो अपन बोल देते हैं कि अब ये यहाँ पर जो भी देश या जो भी शहर जो भी पाया जाएगा उसको बोल देते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अब यदि बहुत ज्यादा डीपली क्षेत्र से ये मैग्मा लावा के रूप में बना, देखो जो पृथ्वी सतह के नीचे पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहरी क्षेत्र में रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लावा बोलते हैं। अब मान लो कि यही कोई भारत देश का कोई भी, मान लो मध्य प्रदेश यहीं बसा हुआ है, या कोई भी अदर देश कुछ भी मान लो कि यहीं बसा हुआ है, और इसी के नीचे ये भूगर्भिक हलचल चल रही है और यही विस्फोट हो जाए, तो जो जन धन की हानि यहाँ कितनी होगी, क्योंकि पहली बात तो पूरी पृथ्वी ही फट जाएगी, ठीक है। और वहां से इतना तप, तो इतना गर्म लावा निकलेगा, पूरा क्या कर देगा, राख कर देगा, एकदम जला के सही कर देगा यहाँ पूरे क्षेत्र को। तो मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट इस तरीके से होता है। अब बात आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस टाइप से इसमें बन सकते हैं। देखो अब इसकी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कैसे होती हैं। सबसे पहले इसमें निकलता क्या है, देखो पहले नंबर पे स्पेल निकलता है गैस तथा जल वाष्प।
क्या हो गया, गैस तथा जलवाष्प। पहला नंबर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर अपन ये विखंडित मतलब गैस तथा जलवाष्प हो गया। एक शब्द है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम बहुत खतरनाक यही रहते हैं, ज्वालामुखी बम हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर एक शब्द, ये ज्योग्राफी की ये शब्द एकदम इंपॉर्टेंट है, टफ। टफ के बाद फिर आपका निकला लेपली। क्या निकला, लेपली। लेपली के बाद निकला प्यूमिस। प्यूमिस। फिर छठवें नंबर पर धूल व राख। इसका कोई उतना सेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गैस तथा जलवाष्प, ठीक है। देखो ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, गैस निकलती है और जलवाष्प की मात्रा निकलती है, ठीक है। देखो जिसमें से गैस और जलवाष्प में सबसे इंपॉर्टेंट अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्वालामुखी के उद्गम के समय कौन कौन सी गैस निकलती है। देखो 2-3 नाम लिख दे रहा हूं, इन्हीं के ऊपर को टिक करना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, CO2 हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलती है, ठीक है। कौन, CO2, SO2 और N2 और H2। ये चार अपन को गैसें याद रखनी है कि CO2, सल्फर, SO2, N2 और H2, ये 4 प्रकार की गैसें सबसे पहले जब उद्गार होता है तो ये निकलना शुरू होती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैस निकलती है, और केवल CO2 ऑप्शन में 4 अदर ऑप्शन दे दिए, या केवल SO2 ऑप्शन में और 4 अदर ऑप्शन, या केवल N2 या H2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको यहां याद रखना। पहला क्वेश्चन ये हो गया ज्वालामुखी से। अब देखो इनको समझना है, ज्वालामुखी बम क्या होते हैं। देखो ये जो विखंडित पदार्थ है, जब ज्वालामुखी से निकलता है ना तो उसमें ये इतनी सारी चीजें निकलती हैं उसके साथ में, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो टफ का नाम, लेपली नाम, प्यूमिस बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे इनका ये डीपली क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे। देखो ज्वालामुखी बम क्या होते हैं, मान लो कि यहाँ पर क्या है, पर्वत पठार कुछ भी यहाँ पर है, और यहाँ नीचे बिल्कुल ऐसी जगह थी, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो इतना खतरनाक, अब आप ये समझते हो इतना खतरनाक विस्फोट होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में उड़ करके बहुत दूर जा करके 100-200 किलोमीटर दूर तक गिरती है, ठीक है। अब इतनी 1000 क्विंटल की चट्टानें जहां गिरेंगी तो बम से क्या कम होंगी क्या। तो यही इसीलिए बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें जाकर के दूर फेंक करके गिरती हैं और जो जन धन की हानि होती है, तो उन चट्टानों को ही अपन बोल देते हैं क्या, कि ये ज्वालामुखी बम गिरा हुआ है। बात बस कुछ नहीं है, ज्वालामुखी बम मतलब सेंस यही है। उद्गार के समय जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो है ना, वो ज्वालामुखी बम कहलाते हैं। उद्गार के समय चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो ज्वालामुखी बम कहलाते हैं, ठीक है। अब तब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, टफ होता है कि बड़े बड़े जब टुकड़े गिरे तो उनको बम बोल दिया। जब छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहां मतलब विखंडित होते हैं या गिरते हैं तो उनको बोलते हैं टफ। अब आपको लगता होगा इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में है, इस नाम में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि धूल एवं राख से बने चट्टानीय टुकड़े, ज्वालामुखी उद्गार के समय धूल एवं राख से बने चट्टानीय टुकड़े, छोटे छोटे भी बोले गए, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है। अब उसने 4 ऑप्शन दे दिए, सिंपल सा है, लेकिन ये नाम याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं। छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों को अपन तो कहेंगे पत्थर के कंकड़ बोलते हैं उनको, लेकिन ज्वालामुखी यदि आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी के सेंस में, इनका नाम रखा गया, उन चट्टानी टुकड़ों को बोला जाता है, एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, टफ। तो ये याद रखना है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो लेपली, लेपली क्या होता है। अब देखो सब ज्वालामुखी बम क्या हो गए, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े ज्वालामुखी बम, उससे धूल और राख से निर्मित छोटे छोटे टुकड़े, तो ये हो गए टफ। ये क्या हो गए, टफ हो गए। अब इतने दाने दाने इस तरीके के टुकड़े, ठीक है, जैसे किसी बंदूक से निकले हुए छर्रे, इस तरीके के टुकड़े, मटर के दाने के आकार के जो भी कंकड़ पत्थर यहाँ वहां फेंकते हैं, उनका भी नाम है, उनको बोलते हैं लेपली। है सिंपल सा, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे पूछ लेगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो ऐसे टुकड़े जो मटर के दाने के बराबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, बट ये नाम याद रखना ये सिंपल नहीं है कि आपको ये पता होनी है कि जो मटर के दाने का आकार के टुकड़े उनको क्या कहा जाता है, लेपली कहा जाता है। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय उनको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी बम। जो फिर सीधे सीधे बड़े बड़े टुकड़े जैसे ही बोल दे, ज्वालामुखी उद्गार के समय छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो टफ बोलते हैं। मटर के दाने स्पष्ट बोलेगा एकदम, क्योंकि परिभाषा यही है, लेपली की परिभाषा ये है कि मटर के दाने, ज्वालामुखी उद्गार के समय मटर के दाने के टुकड़ों को क्या कहा जाता है, टफ कहा जाता है, ये लेपली कहा जाता है। अब अगला एक शब्द है प्यूमिस। कौन शब्द है,
प्यूमिस। देखो प्यूमिस क्या कहता है कि जब ऐसे टुकड़े, अब ये हो गए छोटे छोटे मटर की दाने तक के आकार के हो गए। प्यूमिस की परिभाषा क्या होगी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ऐसे चट्टानी टुकड़े जिनका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। प्यूमिस की परिभाषा क्या होगी? ऐसे ज्वालामुखी टुकड़े जिनका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। किसके? पानी के घनत्व से भी कम होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्यूमिस। बात समझ में आई? सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन जबरदस्त शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये शब्द ये भूलना नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पूछेगा प्यूमिस किसे कहा जाता है। तो फिर चार ऑप्शन यहाँ लिख दे कि पानी से घनत्व से कम के टुकड़ों को, ज्वालामुखी के पानी से घनत्व के कम के टुकड़ों को कहा जाता है। ऐसे ऑप्शन भी रख सकता है पहले। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ऐसे टुकड़े जिनका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है, मतलब ऐसा कि पानी में तैर सकते हैं, पानी के घनत्व से भी कम होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो ये शब्द याद रखना, उनको बोला जाता है प्यूमिस। बात क्लियर हो गई? प्यूमिस तक हो गई। धूल और राख कोई समझाने की बात ही नहीं है कि जब यहां से इतना गर्म ये निकलेगा तो धूल और राख तो स्वाभाविक सी बात है। तो मतलब मेरे ये 4-6 शब्द समझाने का सेंस ये था कि आपको ये पता चले कि यहां से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ज्वालामुखी कौन कहाँ है, स्टॉर्म वैली कहाँ है, बैरन द्वीप कहाँ है, क्राकाताउ, ये सब नाम जो आएंगे वो बात अलग है, वो तो बहुत पहले से क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। यदि और डीपली कोशिश करेगा वो पूछने के लिए, तो यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए ज्यादातर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। ज्वालामुखी बम, बड़े बड़े टुकड़े, क्लियर। फिर इसके बाद आ जाएगा टप, उससे छोटे छोटे टुकड़े धूल व राख से बने हुए। फिर इसके बाद है एक शब्द लेपली। लेपली क्या होता है कि मटर के दाने के टुकड़े, लेपली। प्यूमिस, जिनका घनत्व, तो इसमें ये याद रखना है कि जिनका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, ऐसे ज्वालामुखी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? प्यूमिस कहा जाता है। और धूल व राख ये भी एक विखंडित पदार्थ से निकलता है। तो बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, अब एक चीज और जो सबको पता है और कुछ लोगों को ये जानकारी क्या है कि लावा, मैंने बता दिया लावा और मैग्मा दो शब्द आप हमेशा सुनते होंगे, इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को कि लावा क्या होता, मैंने अभी एक दो बार बोल भी दिया बीच पे, और मैग्मा क्या होता। देखो सतह के नीचे जो भी तरल पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा। बस दिमाग में रखो, वही ये लावा, वही ये मैग्मा। जब वो सतह के नीचे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही वो सतह से बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं? लावा बोलने लगते हैं। बस केवल लावा और मैग्मा में कुछ नहीं समझना, यही सिंपल सा है। अच्छा, लावा में थोड़ा सा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिड लावा। कौन सा लावा होता है? एसिड लावा। ठीक है, एक एसिड लावा होता है और दूसरा होता है बेसिक लावा। एक होता है एसिड लावा और एक कौन सा लावा होता है? बेसिक लावा। दो लावा होते हैं। ठीक है, तो अब एसिड लावा, बेसिक लावा, ये और डीपली एसिड लावा बेसिक लावा में है कुछ नहीं है। ये क्या होता है? अत्यंत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको अपन, और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। एसिड लावा में क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में गाढ़ा होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका जो है सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। बस ये है एसिड लावा। एसिड लावा की परिभाषा अपन दे सकते हैं ऐसे कि यह कैसा होता है? अत्यंत गाढ़ा होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ऐसे लावा को अपन एसिड लावा बोलते हैं। बस ये परिभाषा पर इसकी लिख सकते हैं। एसिड लावा कौन से ज्वालामुखी में निकलता है? यदि एग्जांपल देखना चाहो तो स्टॉर्म वैली, भूमध्य सागर का स्टॉर्म वैली जो है भूमध्य सागर में, उनमें पूरा मैप के तहत एक एक ज्वालामुखी भी बताऊंगा आपको। जो स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी है तो वो वहां से जो लावा निकलता है उसी लावा को अपन बोलते हैं एसिड लावा बोलते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या है? बेसिक लावा। बेसिक लावा क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, एसिड लावा कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो बेसिक लावा कैसा होगा? पतला होगा। एसिड लावा में क्या होता है? सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो बेसिक लावा में क्या होगा? सिलिका की मात्रा कम होगी। बस सिंपल सी बात है इसकी। तो एसिड लावा, बेसिक लावा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद चलते हैं। देखो ये अभी अपनी ज्वालामुखी की बेसिक चीजों की पूरी, जो जहां से क्वेश्चन यदि उठा सकता है, एक एक पॉइंट की अपन यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। अब ज्वालामुखी के अंग क्या होते हैं? देखो ज्वालामुखी के अंग में वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको 3 तो अभी बता ही देता हूं। देखो एक होता है ज्वालामुखी शंकु, जिसको कोन बोलते हैं। शंकु अपन क्या बोल सकते हैं? कोन बोल सकते हैं, कोन, CONE। ठीक है, एक हो गया ज्वालामुखी शंकु। दूसरा होगा ज्वालामुखी पर्वत, जो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ते हैं अपन, इन्हीं को रट्टा मारते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा ज्वालामुखी का मुख,
या उसको क्रेटर भी बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, क्रेटर। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा समझना है। देखो ज्वालामुखी संघ क्या होता है, अब संघ को कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ जब मैंने बता के रखा है, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये मान लो अपन लाइन बना लेते हैं, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। अब ज्वालामुखी मतलब लावा, यहाँ से मैग्मा यहाँ से आया और यहाँ से लावा इस तरीके से निकल रहा है। जब लावा ऐसे निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे फैलेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से बह जाएगा पूरा, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे निकला यहाँ से, ठीक है। और निकलने के बाद क्या हो गया कि यहाँ ऐसे फैला और ऐसे फैल करके और ये पूरा ठंडा हो गया। तो ये कैसे पर्वत जैसी संरचना हो गई, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, यहाँ से लावा को निकलना है और जिस आकार में हो जाए वही नाम दे देना, ज्वालामुखी का नाम साथ में जोड़ देना है, बस। केवल संरचना ही अपन को बात करने की। पर्वत शंकु जैसी संरचना दिखने लगी, ज्वालामुखी शंकु है। पर्वत जैसी संरचना दिखने लगी, ज्वालामुखी पर्वत है। मुख और क्रेटर मतलब ये जहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, ज्वालामुखी का ये मुख है, या उसको क्या बोल देंगे, उसका एक ज्योग्राफिकल नाम हो गया क्रेटर, क्या बोल देंगे उसको, क्रेटर। बात समझ में आई, सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आएंगे और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। अब ज्वालामुखी का उद्गार जितना लावा था सब बाहर निकल करके फैल गया, पर्वत जो भी बनना था सब बन गया। कभी कभी क्या होता है, केवल उद्गार हुआ, अब ये जगह जो ये जगह सतह थी तो ये एक बड़ा सा ऐसा गड्ढा सा टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बरसात होगी तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो ये कैसे एक झील का रूप ले लेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, बड़े छिद्र को कल्डेरा, एक नया शब्द दे दिया, क्या बोल देते हैं, कल्डेरा बोल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि इसको क्या बोल देते हैं, कल्डेरा। केवल नाम चेंज होते हैं, सब कुछ है वही, हर चीज के नाम बदल दिए कि उसको क्या बोल देंगे, कल्डेरा बोल देंगे। बात समझ में आ गई। तो अब ये कल्डेरा ऐसे कहा, महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना झील है ना, महाराष्ट्र की बुल्ढाना झील बुल्ढाना जिले में है, सॉरी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक लोनार झील है, उसको कल्डेरा झील बोलते हैं। ऐसे इसी तरीके से बनी है, तो उसको क्या नाम दे दिया कि कौन सी झील है, कल्डेरा झील है। क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र के लोनार जिले में जो एक महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो एक झील है, लोनार झील, उसको क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दे सकता है कल्डेरा, तो आपको पता होना चाहिए उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रेटर झील, क्रेटर झील भी बोलते हैं, कल्डेरा झील भी बोलते हैं, उस नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखो, क्रेटर झील भी बोल देते हैं, कल्डेरा भी बोल देते हैं, उसका आकार है। और कल्डेरा से और इंपॉर्टेंट देखना है तो जापान में एक आसो, जापान में एक है, उसका नाम है आसो। क्या नाम है, आसो नामक, यही है जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, बाद में शांत हो गया तो वहां पानी गिरा, तो पानी भर गया, तो उस क्षेत्र को जापान स्थित आसो नामक कल्डेरा पाया जाता है। मतलब आसो, जापान में एक कल्डेरा, उसका क्या नाम है, आसो है, ठीक है। तो ये हो गया, कल्डेरा हो गया। अब इससे इंपॉर्टेंट धुआंरे। देखो धुआंरे क्या होते हैं, अब बात केवल ज्वालामुखी की सिंपल सी चलिए, बस ऐसी लावा निकल रहा है, लावा यहाँ से निकल रहा है, यही अपन को बातें करते हैं, जो जो प्रोसेस इसमें होती है उन्हीं के अलग अलग नाम है। धुआंरे क्या होते हैं कि यहाँ जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है यहाँ बहुत सारा धुआं निकलता रहता है। जैसे चिमनी नहीं देखी है आपने, ऊपर धुआं निकलता रहता है, बहुत दूर तक दिखता रहता है, वैसे जहाँ पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहाँ पूरा ऐसे धुआं टाइप का रहा आता है, ठीक है। तो ये अलास्का क्षेत्र में मैंने बताया था अभी जब मैप बनाया था कि जो ये जो अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, मौना लोआ। कौन सा मैंने बताया, मौना लोआ। सबसे अधिक उद्गार ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर उद्गार सबसे अधिक होता है, तो इस क्षेत्र में पूरा धुआं सा रहा आता है, तो इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, धुआंरे है, ठीक है। तो बात यहाँ समझ में आई। इसके बाद एक और शब्द लिख लो, ये सिंपल शब्द है, एक है गीजर। गीजर आप लोग जानते होंगे, घरों में जो गीजर गर्म पानी के लिए नहीं रहता, बिल्कुल एज इट इज वही गीजर है, वही शब्द है, वही का यहाँ पर अर्थ भी बिल्कुल वही है। मतलब कैसे कि जो ज्वालामुखी जहाँ से ये मतलब उद्गार जहाँ होता है तो वहाँ पर जो पानी भी रहता है तो कैसा गर्म पानी जैसे वहाँ से निकलता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ये गीजर या गेजर, उसको गेसर, गीजर या एक शब्द गेसर बोल देते हैं। बात समझ में आई। सिंपल से शब्द हैं, उनको गीजर या गेसर बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन यदि आ जाए कि गीजर इनमें से कहाँ पर गीजर है या गेसर है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। कहाँ पर है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में है। सब लोग जानते होंगे, सुना होगा कभी ना कभी नाम कि यूएसए में एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। वहां पर एक गीजर है, उसका नाम उन्होंने रखा है ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल,
फेथफुल, ओल्ड फेथफुल गीजर है, उसका नाम ओल्ड फेथफुल गीजर रखा गया है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के आज जो ज्वालामुखी से संबंधित अपन ने जो भी चीजें पढ़ी, जो भी समझे, ये अभी ज्वालामुखी का बेसिक है। बेसिक मतलब ऐसे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है सबसे प्रबल है, क्योंकि कोटोपैक्सी और ये आपका स्टॉर्म वेली, यहां से क्वेश्चन की भरमार रही, हमेशा आए, आते गए। उनको अपन पूरा मैप के थ्रू अभी अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी का विश्व वितरण, किस तरीके से विश्व में वितरण है ज्वालामुखी का, उसकी भी पूरी अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अभी आपको यदि कहीं यहाँ डाउट समझ में आता है, कुछ भी ऐसा है कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि ये समझ में नहीं आ रही, और मैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। और आप इस तरीके से अपनी ज्योग्राफी आगे बढ़ाइए, पढ़ते रहिए। मैं आपको अगला वीडियो तुरंत आपको अपलोड किया जाएगा। ज्वालामुखियों से संबंधित सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है और शांत ज्वालामुखी क्या है, साथ में ये ज्वालामुखी है कहाँ कहाँ, उनकी जानकारी अपन लेंगे। चलिए, धन्यवाद।